हे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पठान जो बहुत ही ज्यादा हिट गई है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों 5 अगस्त 2019 में पाकिस्तान को दिखाया जाता है। यहाँ के जनरल अपने रूटीन चेकअप करवाने के लिए जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर बताता है कि आपको तो कैंसर है और आपके पास अब सिर्फ 3 साल का टाइम बचा है। और उसी टाइम टीवी पर एक न्यूज भी चलती है कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया गया है। और डॉक्टर का कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा पागलपन है, जबकि जनरल का कहना था कि अब तो जंग होगी और हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और फिर वो कॉल लगाता है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को और उसका नाम है आउटफिट एक्स। और ये सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। और इनका लीडर यानी कि जॉन अब्राहम, जिसका नाम जिम है, और यहाँ जनरल जिम से कहता है कि मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए। और यहाँ पर जिम कहता है कि आपका काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और डॉक्टर ने जनरल को पहले ही कह दिया था कि आपके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। लेकिन इन 3 साल में तो जनरल ने हिंदुस्तान को नक्शे से खत्म करने के बारे में ही सोच लिया था। और फिर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है अफ्रीका की कंट्री में, जो बहुत सारे आतंकवादी इलीगल वे में बंदूकें खरीद रहे हैं। और यहाँ पर एक इंसान और आता है जिसे बहुत बड़ी मिसाइल खरीदनी थी, जो एक बार अगर किसी देश पर चल जाए तो उसका तो नक्शे से ही नामो निशान हट जाता है। और इस मिसाइल की सबसे खास बात तो ये थी कि ये कभी डिटेक्ट नहीं होती और जहाँ पर भी ये गिरती है वहाँ को तबाह कर देती है। और ये जो जगह थी ये पूरी तरीके से इलीगल थी। और तभी डीलर को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है, लेकिन वो उनका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि उसे बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। और फिर वही वीआईपी ट्रीटमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान को चेयर पर बिठा के बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। और वो बहुत ही ज्यादा मार खाने के बाद भी बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता है और वो अभी भी अपने एक ही सवाल पर अटका हुआ था। और यहाँ पर गजब की एंट्री होती है शाहरुख खान की, जो इस मूवी का मेन हीरो है, बोले तो पठान। और यहाँ पर डीलर के पास जो आया हुआ था वो भी उससे पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम्हें तो 2 साल पहले ही जिम ने मरवा दिया था। और यहाँ पर चेयर पर बैठे बैठे उसने अपने हाथ पहले ही खोल लिए थे। और फिर पठान एक एक करके सारे गुंडों को मारने के बाद उस लीडर से एक ही सवाल पूछता है कि रुबई कहाँ पर है। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फाइट होने के बाद पठान अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर हेलीकॉप्टर में लगी मशीन से उस जगह को पूरा तहस नहस करके उस लीडर को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में और यहाँ हमें ऑपरेशन लीड डिंपल कपाड़िया यानी कि नंदिनी ग्रेवाल को दिखाया जाता है, जिसे मैम कहकर ही बुलाया गया है। यहाँ नंदिनी को पता चलता है कि इन्हें रुबई मिल गई है और वो फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पर है। और जिस जगह पर वो खड़ी थी उस जगह पर लिखा हुआ था सॉर्थ। और तभी उसके सीसीटीवी फुटेज में उसकी पिक्चर कैप्चर हो जाती है। और यहाँ पर नंदिनी का रुबई से पुराना चक्कर था, इसीलिए वो दिल्ली से प्लेन में बैठकर रुबई को पकड़ने के लिए निकल जाती है। और यहाँ नंदिनी के साथ बैठा हुआ एजेंट उससे पूछता है कि क्या रुबई का वास्ता पठान से है। और इस बात पर वो कहती है कि आखिर तुम पठान के बारे में जानते ही क्या हो। एजेंट फिर कहता है कि मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर जब भी उनकी बात आती है तो हर कोई मुरझा सा जाता है और फिर आगे की बातचीत ही नहीं करता है। और फिर वो पठान के बारे में जानने के लिए नंदिनी से कहता है और यहाँ से पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है और यहाँ दिखाया जाता है पठान को। और यहाँ पता चलता है कि एक अकेले पठान ने एक पूरी फैमिली को अपनी जान पर खेलकर बचाया, लेकिन वो यहाँ बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो गया था, इसीलिए उसे दिल्ली के सीक्रेट हॉस्पिटलिटी में रखा गया था। और यहाँ जब नंदिनी पठान से मिलने आती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उन्होंने तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है और वो जल्दी ही अपने आप को पूरा फिट करके नए मिशन के लिए लग चुका है। और उसका नाम था जोकर यानी कि जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च। और यहाँ पठान का मानना है कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा नए नए खतरों से ही घिरा रहता है। इसी के साथ हमारे कुछ जवान भी है जिसे अंडर एस्टिमेट किया गया है और अगर मैं उन सभी की एक टीम बना लूंगा तो हम भी सीक्रेटली उन सभी को हरा पाएंगे। और यहाँ नंदिनी का कहना है कि इस काम के लिए मुझे ना जाने कितनी परमिशन की जरूरत भी पड़ेगी, क्या तुम इस बारे में सोच सकते हो। और वैसे भी अब तो उनके रिटायरमेंट के दिन आ चुके थे। और यहाँ पर पठान का कहना है कि अपने देश के लिए कुछ करना हमारा पहला काम है। और फिर नंदिनी यहाँ पर मान जाती है और यहाँ हमें सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसमें जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। और यहाँ पर एंट्री होती है आशुतोष राणा जी की यानी कि सुनील लुथरा की। और उनका मानना है कि ये टीम तो फालतू है, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ पठान और उसकी टीम उसे विश्वास दिलाते हैं कि हम जिस काम के लिए निकले हैं और उससे देश की सिर्फ भलाई ही होनी है। और हमारे गुप्त सूत्रों के जरिए ये बात पता चली है कि दुबई में एक स्पीच होने वाली है जहाँ पर हमारे कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, लेकिन उनकी जान को यहाँ खतरा है। और मैं चाहता हूँ कि अब पुलिस को और ज्यादा अलर्ट कर दो और मैं और मेरी टीम बाकी के आने वाले खतरों को तो संभाल लेंगे। और यहाँ पठान को महसूस होता है
कि शायद ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए था और उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उन 2 साइंटिस्ट को वहां से ले जाना था। और जब तक ये बात पुलिस तक पहुंचती, अपनी पोजीशन को ले पाते, तब तक तो दूसरी तरफ जवान यानी कि जिम पहले से ही पहुंच चुका था और यहाँ पर वो एक ही शॉट में दोनों साइंटिस्ट की कार को ब्लास्ट कर देता है और फिर अपने चॉपर को बुलाकर दोनों को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर पठान की एंट्री जबरदस्त होती है और फिर दोनों की बहुत ही गजब फाइट होती है और फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जब तक फाइट होती है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। जिम एक एक्स-रे एजेंट रह चुका है, देश के लिए वो मर चुका है और इन्हीं वजह से वो वीर गति को प्राप्त होते हुए उसे एक मेडल भी मिल चुका है। और वो जिस मिशन के दौरान उसके साथ ये हादसा हुआ उसमें उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी मारा गया था और इसी वजह से अब उसने अपने देश के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करने का सोचा और फिर वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर बन गया जो सिर्फ बदला लेने का काम करता है और वो सिर्फ खुद के लिए काम करता है। और यहाँ जिम अपने हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है और इधर पठान अपनी टीम से बात करता है और कहता है कि हमें उसे पकड़ना होगा, इसीलिए मुझे स्पेन जाना होगा। और फिर वो स्पेन पहुंच जाता है और यहाँ पठान को रूबीना नाम की एक लड़की का भी पता चला था जो कि उनके साथ ही काम कर रही थी और जब पठान उस पर नजर रखने के लिए जाता है तो पीछे से जिम और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है और यहाँ जिम तो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल लेता है और अपनी टीम से कह देता है कि तुम लोग संभाल लेना। और यहाँ उसके काम में गड़बड़ हो जाती है क्योंकि यहाँ रूबीना यानी कि रूबई पठान के साथ हो जाती है और फिर वो कहती है कि जिस तरह से तुम एक सोल्जर हो, यहाँ पर जिम को खत्म करने के लिए आए हो और वैसे ही मैं भी IS की एक एजेंट हूँ और पिछले 1 साल से जिम के साथ अंडरकवर एजेंट होकर काम कर रही हूँ। और अब यहाँ पर दोनों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन इनका शिकार होता है जिम और ये प्लान करते हैं अब जिम को पकड़ने की कि वो कैसे पकड़ा जाएगा। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिम अपनी अगली डिलीवरी लेने वाला है जिसका नाम होता है रक्त बीज और ये एक ऐसा केमिकल है जो एक बार फैल गया तो पूरे इंसान को खत्म कर देगा और ये रक्त बीज जिम के हाथ में लग जाए, इसीलिए ये दोनों रशिया पहुंच जाते हैं। और यहाँ पहुंचने पर इनके सामने बहुत बड़ी बात आती है और वो बात थी यहाँ का सीक्रेट वॉल्ट। और ये इतना ज्यादा मजबूत था, इसे ना तो बम से उड़ाया जा सकता था और ना ही लेजर से काटा जा सकता था और ना ही इसमें हॉल करके अंदर जाया जा सकता था और उसे खोलने का बस एक ही रास्ता है और वो है इसका लॉक और लॉक की चाबी। और ये दोनों ही चीजें अलग अलग इंसान के हाथों में थी। और यहाँ पठान रुबई को एक टर्की ऑफिसर के पास भेज देता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट को वो निकलवा सके। रुबई अपने हुस्न से इस चीज में कामयाब हो जाती है और यहाँ पठान केरल मैम के घर खुद ही पहुंच जाता है और फिर वो उसका भी फिंगरप्रिंट निकाल लेता है और बहुत ही गजब अंदाज में निकालता है। अब इन दोनों को फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं और फिर इनका अगला ट्रांसफर होता है इन्हीं के ऑफिस से ताला और चाबी चुराना जो इस शहर के अलग अलग हिस्सों में है। और इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों 2 प्रोफेशनल पायलट की हेल्प लेते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद ये दोनों उस स्टोरी को अंजाम दे देते हैं और उसमें से रक्त बीज को निकाल देते हैं। और यहाँ पर पठान के साथ धोखा हो जाता है, यानी कि रुबई पठान को धोखा दे देती है। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि ये रक्त बीज तो एक्चुअली जिम को चाहिए था और ये काम जिम नहीं कर सकता था, इसे सिर्फ पठान ही कर सकता था। इसीलिए उसने रुबई को मोहरा बनाकर पठान के पास भेजा। और फिर सीन शिफ्ट होता है रशिया के जेल में, जहाँ पर नंदिनी आकर बताती है कि ये हमारा एजेंट नहीं है, ये तो पता नहीं कौन है और तुम इसे मार दो और यहीं पर ये केस को खत्म कर दो। लेकिन पठान इस बारे में सोचता है कि मैं तो देश के बारे में इतना सोच रहा था कि देश पर कहीं खतरा ना हो, इसीलिए इतना कर रहा था और आज मेरी ही जिंदगी की कोई भी वैल्यू नहीं। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि ये सिर्फ नंदिनी की चाल थी ताकि वो पठान को एक मैसेज दे सके और उसके बाद उसे मेन जेल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर मिलता है। और यहाँ पर पठान के साथ ट्रेन में हमला भी हो जाता है। पठान की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पिटाई होती है और फिर यहाँ पर एंट्री होती है हमारे सलमान खान की और यहाँ पर सलमान और पठान दोनों मिलकर बहुत ही बेहतरीन लड़ाई लड़ते हैं और ये फाइट इतनी ज्यादा दमदार होती है कि देखकर मजा आ जाता है। और यहाँ पर सलमान खान फाइट के बाद पठान से कहता है कि मरना मत, क्योंकि मुझे अगले बहुत ही बड़े मिशन में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो आना जरूर। और फिर ये दोनों अपने दर्द को कम करने के लिए पेन किलर ले लेते हैं। यहाँ पर पठान एक पेन किलर खुद खाता है और कुछ सलमान खान को दे देता है और फिर यहाँ सलमान निकल जाता है। अब स्टोरी वापस से इंडिया में शिफ्ट होती है और यहाँ पर नंदिनी पहुंच जाती है पठान के पास। अब वो यहाँ पर बताती है कि रुबई को हमने फ्रांस में देखा है और यहाँ पर पठान पहुंच जाता है रुबई के पास क्योंकि उसे रुबई के धोखे की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। अब यहाँ पर रुबई अब पूरी तरह से पठान के सपोर्ट में थी क्योंकि अब उसके मन में भी अपने देश को लेकर के प्यार था और जिम जिस काम के लिए रक्त बीज का इस्तेमाल करने वाला था उससे बहुत सारे मासूम की जान जाने वाली थी। और ये बात रुबई
को पहले नहीं पता थी और जब उसे ये बात पता चलती है तो उसका मन बदल जाता है और फिर वो फाइनली पठान के सपोर्ट में होती है। इसी बीच इन दोनों की एक बैक स्टोरी भी दिखाते हैं, जहाँ पर पठान कहता है कि आज से कुछ सालों पहले अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट को मारने के लिए उसके मोबाइल में जीपीएस लोकेशन को लॉक कर दिया गया और एक मिसाइल को छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो इंसान कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक स्कूल का टीचर है। तो उस जगह को पूरी तरह से खाली करवाया गया और सिर्फ 1 ही मिनट बचा था मिसाइल को उस जगह पर गिरने में, लेकिन पठान ने उस मोबाइल को आसमान में फेंका और वो मिसाइल से जाकर टकराई और यहाँ पर लोगों की जान बच गई। लेकिन 3 महीनों तक पठान अफगानिस्तान के उस गाँव में ही रह गया और वहाँ के लोगों ने पठान के होश में आने के लिए बहुत ज्यादा दुआएं भी की थी। और जब वो होश में आता है तो वहाँ के सभी लोग उससे कहते हैं कि तू हमारा बेटा है पठान और तुझे जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तेरी मदद जरूर करेंगे। और यहाँ पर रुबई की भी एक बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरे पिता जो बहुत ही आम इंसान थे, वो रोज अपने काम पर जाते और आते। एक बार पुलिस ने पकड़ लिया और टेररिस्ट साबित कर दिया और फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा पीटा। और अब यही रीजन था कि रुबई ने अपनी पहचान छुपाने के लिए पहले डॉक्टर की पढ़ाई करी और उसके बाद अपने मिशन को कामयाब करने के लिए आईएसआई में ज्वाइन कर लिया। अब सीन दिखाया जाता है रशिया में और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिम जिस वायरस को भारत में गिराने वाला था वो उसे कंप्लीट कर चुका है और साइंटिस्ट उससे फिर एक बार पूछते हैं कि क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ज्यादा मासूम लोगों की जान भी चली जाएगी। लेकिन जिम को यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिम ने अपने परिवार को खोया था और वो चाहता था कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी एजेंट देखे कि आखिर परिवार वालों को खोने का दर्द क्या होता है। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है पठान और रुबई की और फिर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फाइट भी होती है। यहाँ जॉन बाइक से निकल जाता है बर्फ वाली जगह पर और यहाँ पर भी इनकी फाइट होती है। लेकिन यहाँ फाइट के दौरान जो 2 गोले थे जिसमें वायरस था वो एक तो पठान के पास होता है और दूसरा जिम ले जाता है। और यहाँ लूथरा लैब में उस गोले को खुलवा कर चेक करवाने वाला था कि आखिर इस वायरस को किस तरह से खत्म किया जाए। तो यहाँ पर पता चलता है कि उस गोले में तो सिर्फ पानी ही भरा था। तभी यहाँ पर जिम का वीडियो कॉल आता है और वो उसे बताता है कि इस गोले को टोटल 3 लेयर में बनाया गया है। नंबर 1 लेयर को क्रैक करते ही नैनो पार्टिकल्स में ये वायरस था जो कि इस गोले के खुलते ही वहाँ के इन्वायरमेंट में फैल गया है। नंबर 2 पर ओपन एयर वैक्यूम था जो कि दूर तक फैलने में मदद करता है। और नंबर 3 पर सिर्फ और सिर्फ पानी, ताकि जब आप मरो तो इस पानी को पीकर मर जाना। और इसी तरह जिम इस वायरस को फैलने के बाद इंसान के शरीर में होने वाले दर्द का भी बताता है और यहाँ पर जिम को उनके होने वाले दर्द से बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और उन सभी साइंटिस्ट में नंदिनी भी शामिल थी और धीरे धीरे उनके शूज के अंदर उनकी बॉडी पर भी वायरस का इन्फेक्टेड होने लगा था। रक्त बीज से निकले इस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। कुछ सालों पहले इस बड़ी सी महामारी ने हजारों करोड़ों लोगों की लाशें बिछा दी थी, लेकिन अब हर देश के पास स्मॉल पॉक्स का इलाज था और जिम बहुत ही चालाक था। जिम पिछले 2 साल से जिस काम के लिए साइंटिस्ट को लगा रखा था उनका काम था इस वायरस को म्यूटेट करना। ये वायरस जहाँ पर भी गिरता सिर्फ 3 घंटों में ही अपने पेशेंट को इन्फेक्टेड करके उसकी जान ले लेता। यानी कि अगर वो किसी शहर में गिरा और अगर इंसान उस शहर से बाहर नहीं निकल पाए तो ये बीमारी उस पूरे शहर को खत्म कर देगी। और इस लैब के बड़े से ग्लास कंटेनर में ही ये वायरस था। यहाँ के साइंटिस्ट अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए भी तैयार थे। ये खुद को पूरा बंद कर लेते हैं ताकि ये वायरस फैलकर बाकी लोगों को इन्फेक्टेड ना करे, इसीलिए ये सब यहीं पर कुर्बानी दे देते हैं। और अब यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है जब पठान हेलीकॉप्टर से उस लीडर को लेकर गया था और यहाँ पठान उसकी बहुत ही ज्यादा पिटाई करने के बाद पूछता है कि बताओ जिम कहाँ पर है और वो इस वायरस और इस मिसाइल का इस्तेमाल कहाँ पर करने वाला है। और इस लीडर को ये बात तो बिल्कुल पता नहीं थी कि मिसाइल कहाँ पर गिरने वाली है, लेकिन उसे ये तो पता था कि लॉन्च कहाँ पर करने वाले हैं और वो तो जगह थी अफगानिस्तान। इसीलिए पठान शानदार एंट्री के साथ अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। और इस टाइम लाहौर के कमांडर जिन्होंने आज से 3 साल पहले हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए सौदा किया था, वो आज अपने डिलीवरी को लेने के लिए आए थे और ये डिलीवरी इस रक्त बीज वायरस की थी। लेकिन इस वायरस के कुछ इन्फेक्टेड मरीज अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर में मिले थे। तो जनरल कमांडर गुस्सा हो जाता है कि तुमने तो कहा था कि ये तो सिर्फ मुझे ही मिलेगा, तो ये आखिर कोई और कैसे यूज कर सकता है। और फिर जिम अपने कुछ बंदों को चेक करवाने के लिए भिजवा देता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और ऐसा कैसे हो सकता है कि वायरस मेरे यूज करने से पहले ही कोई और यूज कर ले। और यहाँ पर पता चलता है कि ये तो एक पठान की चाल थी और ये शहर वो शहर था जब पठान ने कुछ सालों पहले इस शहर के लोगों की मदद की थी और ये लोग सभी उसके परिवार थे। और इन्हीं सभी बातों का फायदा उठाते हुए पठान ने जो भी बंदे आए हुए थे उनके कपड़े पहनकर खुद जिम के पास पहुंच जाता है और फिर यहाँ फिर से इन
लोगों की फाइट होती है और अब तो रुबई भी सभी से भयंकर फाइट करती है और यहाँ रुबई बड़ी सी मशीन गन से फायर करते हुए इस जगह को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। और यहाँ जिम का अगला निशाना क्या होने वाला था ये तो किसी को भी नहीं पता होता था। और इस टाइम जो सबसे बड़ा वायरस था वो उस मिसाइल में था ही नहीं। जिम ने उस वायरस को दिल्ली में जाने वाली फ्लाइट में छुपा दिया था और उस वायरस का रिमोट कंट्रोल उसके खुद के कंधे में था। और यहाँ एक तरफ पठान की टीम उस बड़ी सी मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ पठान यहाँ पर जिम का सामना भी करता है और यहाँ पर दोनों के बीच बहुत ही बेहतरीन फाइट होती है। इधर दिल्ली में लैंड होने वाली फ्लाइट आने वाली थी और टाइम बचा हुआ था सिर्फ कुछ सेकंड का, यानी कि अगर टाइम खत्म तो वायरस पूरे प्लेन में फैल जाता और जिन लोगों में फैलता वो जब आते तो बाकी के लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देते और फिर पूरा शहर कुछ ही घंटों में तबाह हो जाता। और इधर फाइट के दौरान पठान जॉन के कंधे से रिमोट अपने हाथ में ले लेता है और वायरस को रोक देता है, यानी कि जो लोग अब इस वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले थे उन सभी की जान बच जाती है। और यहाँ पर पठान जिम को खत्म कर देता है और उसके नीचे गिरने से पहले ही वो उसका मेडल भी ले लेता है और कहता है कि तुम इसके असली हकदार नहीं हो। और फिर वो मेडल को रख देता है नंदिनी ग्रेवाल के पास जिसकी वो असली हकदार थी। और अब यहाँ पठान के पास लूथर आता है और कहता है कि हमें फिर से टाइगर और कबीर को इस गैंग में लाना पड़ेगा, अपने देश की रक्षा करनी होगी और उसमें तुम सभी की हेल्प भी लगेगी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और लास्ट में इस मूवी का शानदार सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टाइगर और पठान को देखते हैं जो बॉलीवुड मूवी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे कि यार 30 साल हो गए काम करते करते, अब आगे कौन संभालेगा। फिर कहते हैं लेकिन यार देश तो हमारा है तो हमें ही संभालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लोग अपने दिल की बात कह रहे थे कि यार 30 साल हो गए इन्हें काम करते करते, आगे कौन संभालेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे एक्टर्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।